छोटे भाई बहनों, तो स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 6। इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं, भर भर के क्वेश्चन करेंगे, भर भर के क्वेश्चन करेंगे। साथ में और भी तरीके के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे हम। यहाँ पर इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को देखते हैं। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सब अपनी एनसीईआरटी बुक्स खोल लो। ये मैंने लिख रखे हैं, एक पेपर पे आंसर लिख के दे, क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है, इसलिए मैंने इसी पर लिख लिया आंसर। तो अपने पेज नंबर खोलो और क्वेश्चन को पढ़ना, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। मैंने अपने हाथ से लिखे हैं ये, है ना। चलो, हिंदी वाले देख रहे हैं, वो हिंदी के पेज नंबर 82 को खोलें, और जो इंग्लिश एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं वो 74 खोलें, पेज नंबर 74। खोल लिया। चलो, नहीं खोला तो पॉज करके खोल लो पहले, उसके बाद आगे चलना। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार था कि यदि क्या आपका जो डिस्प्लेसमेंट क्या आपका डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो सकता है? यदि हाँ, तो एग्जांपल भी दीजिए। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था काइंड ऑफ। तो इसका आंसर आता है हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने ये तुम्हें बताया था, यदि कोई व्यक्ति, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाता है, चल फिर के घूम घाम के अपने इनिशियल पोजीशन में, तुम घर से कहीं पे घुमाए, शिमला मनाली विदेश देश सब घूमे आए, लेकिन वापस तो आओगे घर में ही, तुम्हारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही होने वाला है। क्योंकि तुम अपने घर से निकलोगे, कहीं पे भी घूमने जाओगे तो लौट के घर पर ही आओगे, आराम घर पर ही मिलेगा। तो यस, इसका आंसर होगा यस। If an object moves and returns to its initial position, its displacement becomes zero, although it has traveled some distance. ये इसका आंसर है। और एक एग्जांपल जो कि मैंने इसमें लिखा है, वो एग्जांपल ये होगा, a person completes one full round of a circular track and comes back to the starting point. जैसे सर्कुलर ट्रैक वाला, अभी मैं सवाल दूंगा, सर्कुलर ट्रैक पे यदि कोई बंदा दौड़ रहा है और ये पूरे चक्कर पूरे कर रहा है, यानी जहां से चला था फिर एक चक्कर काट के तो वहीं आएगा ना, तभी तो एक चक्कर पूरा होगा उसका। तो भाई बार बार उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, डिस्टेंस जीरो नहीं होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बार बार जीरो होगा उसका, जितने चक्कर काटता जाएगा, लेकिन पूरे चक्कर होना जरूरी है। इन दिस केस डिस्टेंस ट्रेवल इज ग्रेटर देन जीरो बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। हिंदी में सुन लो। हाँ, यदि एक वस्तु चलकर वापस अपनी शुरुआती स्थिति में आ जाती है, यानी कि कोई वस्तु चली या कोई व्यक्ति चला और वापस से वहीं उसी स्थिति में आ गया जहां से उसने शुरू किया था, उसी जगह आ गया, तो विस्थापन शून्य होता है, जबकि उसने कुछ दूरी तय की होती है। ये देखो, मैंने ही लिखे हैं, कहीं से चीटिंग करके नहीं पढ़ रहा हूं। पहले मैं सब होमवर्क अपना करके आता हूँ, लेकिन तुम अपना होमवर्क ईमानदारी से करते हो नहीं करते तुम्हारे पर डिपेंड करता है। मैं अपना सारा होमवर्क करके आता हूँ। सेकंड क्वेश्चन कुछ खेत को लेकर था कि हर खेत की बाउंड्री, खेत का स्क्वायर शेप खेत है हमारा, स्क्वायर शेप फील्ड है, और उसकी जो एक साइड की लेंथ है वो 10 मीटर है। तो उसमें ये बताना था, यदि एक राउंड काटने में उसे 40 सेकेंड नहीं, वन साइड ऑफ स्क्वायर 10 मीटर आना, ठीक है, और टाइम टेकन, और यदि वो एक राउंड लेने में 40 सेकंड लगाता है तो 140 सेकंड में, यानी 2 मिनट 20 सेकंड में, ऐसे 2 मिनट 20 सेकंड में उसके कितने राउंड होंगे, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये पूछा गया था। तो मैं बता देता हूं, इसको सॉल्व मैं कराता हूं। यहां पर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 74 जो इंग्लिश बुक से पढ़ रहे हैं, और पेज नंबर 82 जो हिंदी बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम फील्ड की बात करते हैं, स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर नहीं, ये स्क्वायर फील्ड है, ईच लेंथ 10 मीटर है ना। और वो क्या कह रहा है, वो उसे खेत का पूरा एक चक्कर जब वो लगाता तो उसे 40 सेकंड लगते हैं, यानी कि बेसिकली वो पूरे एरिया का चक्कर लगा रहा है ना, पूरे एरिया का चक्कर लगा रहा है। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, 10 स्क्वायर, यानी 100 मीटर स्क्वायर एरिया का चक्कर वो 40 सेकंड में लगाता है। तो निकाल लेते हैं 1 राउंड ऑफ
दिस स्क्वायर फील्ड completes in 40 सेकेंड। यदि वो 40 सेकेंड में स्क्वायर फील्ड में एक चक्कर लगाता है तो एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, क्योंकि देखो हमें क्या दे रखा है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, एक तो लेंथ गिवन है, लेंथ गिवन है, ठीक है, और एक राउंड का समय भी गिवन है कि एक राउंड का कितना हो गया 40 सेकेंड। निकालना क्या है, गिवन तो ये हो गया और गिवन ये भी हो गया, ये भी गिवन ही है, निकालना क्या क्या है, तो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और दिया क्या है, एक और चीज दी है हमें, दिया क्या दिया है, टाइम, इतने टाइम में कितने राउंड हो जाएंगे पहले हमें ये भी निकालना पड़ेगा। तो टाइम क्या दिया है, 2 मिनट 20 सेकेंड, इसको पूरे को सेकंड्स में बदल दो, 2 मिनट कितने होगा, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड, और 120 और 20 सेकेंड अलग से दे रखे हैं, 140 सेकेंड, 140 सेकेंड। यूनिटरी मेथड, यदि 40 सेकेंड में एक राउंड लगा रहा है तो 1 सेकेंड में 1/40 राउंड लगाएगा, और कितने सेकेंड दौड़ा है वो लगातार, 140 सेकेंड दौड़ा है, तो 1/40 × 140। यार तो 6 7 8 में से सिखाते आते हैं यूनिटरी मेथड यार, एक टॉपिक इतने की होगी, एक टॉपिक इतने की, तो 5 टॉपिक इतने की, 5 टॉपिक इतने की, तो एक टॉपिक इतने की होगी, शुरू से देखते आ रहे हैं। ये 0 से 0 डाल दो, 2 2 4 7 14, 7/2 राउंड्स। यदि मैं इसको तोड़ दूं तो 3.5 राउंड्स, यानी कि 3.5 राउंड। 3.5 राउंड का मतलब आधा, फिर से डायग्राम बना, डायग्राम बहुत जरूरी है, डायग्राम से हर चीज की क्लैरिटी आती है। मान लो यहां था, वो दौड़ा एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, स्क्वायर फील्ड है लेकिन गोल बना दी क्योंकि इसमें दिखा नहीं सकता, और जब तीसरा चक्कर काट लिया तो वो यहां आ गया, यानी यहां 3 चक्कर पूरे काटेगा, उसने एक चक्कर आधा काटा है, यानी कि वो यहां आ गया, यहां। ये कितनी थी, 10 मीटर, ये कितनी थी, 10 मीटर, है ना, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर। अब वो क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था, ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, तो इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये सीधा सीधा तो 20 मीटर हो रही है, लेकिन ये तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ यहाँ 20 पर कटेगा, इसका आंसर 10√2 आता है, क्योंकि मुझे जब दोनों साइड सेम होती है ना तो √2 और जोड़ तो साथ में एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ वही आंसर होता है। ऐसे भी करें, क्योंकि मैंने बहुत सवालों प्रैक्टिस किया तो जब से ये मुझे जब सेम वैल्यू दिखाई देती है तो मैं सिर्फ इस वैल्यू के आगे √2 लगा देता हूं, फिर भी मैं पूरी तसल्ली के लिए सॉल्व कर दूं तुम्हारी। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तुम्हें, पाइथागोरस को याद करो, अब आ जाओ, √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 200 हो जाएगा, 100 चलो जोड़ दो, 100 प्लस 100 कॉमन ले लो चाहे तो, 100 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, बाहर ले लो, √2। देखो आगे नहीं आगे, ये डिस्प्लेसमेंट। अब √2 की वैल्यू होती है 1.414, और यदि मैं इसकी वैल्यू भी रख दूं 10 × 1.414 तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू इधर 14.14 मीटर, इतना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस तो देखो बहुत होगी भाई, 100 मीटर स्क्वायर खेत में दौड़ रहा है, तो सोच लो 10 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 40 40 40 160, ओ सॉरी 120 140, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर लिया है, वो डिस्टेंस आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया, तो यही पूछा था, ये निकाले, कितना आसान फॉर्मेट है। यहाँ भी यूनिटरी मेथड का यूज किया, और यदि किसी और मेथड से जाना चाहो तो कोई और मेथड भी लगा सकते हो, उसका कोई फायदा नहीं है, और लो उसको तुम लंबाई करोगे। ये मेरा खुद का सोल्यूशन है, मेरे हाथ से बना सोल्यूशन है।
क्योंकि मैं पहले रफ कॉपी लेके बैठता हूँ, एनसीईआरटी का मैंने फोन में डाउनलोड कर रखा है, तो वहां से मैं क्वेश्चन उठाता हूँ और एक रफ कॉपी लेके बैठता हूँ, उसमें सॉल्व करता चलता हूँ, उसके बाद उसको रीचेक करता हूँ, उसके बाद उसका आंसर भी चेक करता हूँ, उसके बाद जाकर मैं अपने नोट्स में, हैंड नोट्स में उस सवाल के आंसर को लिखता हूँ। क्वेश्चन इसमें नहीं लिखता हूँ जिससे तुम एनसीईआरटी खोल के देखो एटलीस्ट, क्योंकि यदि मैं क्वेश्चन भी तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा तो तुम खोल के नहीं देखोगे एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर कुछ क्रियाकलाप जिसे हम इंग्लिश में एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, है ना, या थिंग्स टू डू बोलते हैं, जो कि करनी चाहिए, बेसिकली करनी चाहिए, अच्छी बात होती है, एक्टिविटीज होती है, और एक्टिविटी के नाम से होती है इंग्लिश में। उन्हें पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज होती है, मजे लो यार। 9th में तो अभी पढ़ो यार, सिलेबस तो तुम्हारा वैसे ही बहुत कम हो चुका है, पढ़ो किताब में जो कुछ एनसीईआरटी में। तो एग्जांपल्स ये जो है पढ़ना बहुत मजेदार लगते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जांपल तुम्हें सीखने को मिलेंगे। और यदि मैं क्वेश्चन तुम्हें पहले ही दे देता, क्वेश्चन इसमें लिख के देता, तो तुम एनसीईआरटी खोलते नहीं। मैं तुम्हें हैंडीकैप नहीं बनाना चाहता, ना स्पून फीडिंग करना चाहता हूँ, मैं स्पून फीडिंग भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब तुम 11th में पहुंचो तो तुम्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, यदि तुम ईमानदारी से पढ़ो मेरे साथ, किसी और के साथ ईमानदारी से पढ़ो, लेकिन किसी के साथ भी पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो। समझ में आ गया? मैंने सवाल, क्योंकि देखो फोन मेरा वहां पे लगा हुआ है, तो मैं कैसे आंसर, मतलब क्वेश्चन चेक करूं, ये क्वेश्चन देखूं, ये क्वेश्चन एक जगह लिख के नहीं रखता हूं, मेरे पास स्क्रीनशॉट रहते हैं, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं, तो वो मेरे फोन में है, अब मैं कैसे देखूं? इसीलिए मैंने अपने आंसर उठा लिए, आंसर को देख करके मैं अंदाज लगा रहा हूं कि क्या हो सकता है। ठीक है, चलो अब जो हमारा इसमें इस पेज का जो लास्ट क्वेश्चन है, जो इस पेज का जो लास्ट क्वेश्चन है, उसके आंसर्स में दोनों में फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट के बारे में उसमें बातें कही गई हैं वो दोनों फॉल्स हैं। उन सवालों को रीड करो, देखो, समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो मतलब एक शॉर्ट बना दूंगा, उसमें उसका फोटो लगा दूंगा या उस क्वेश्चन को नोट कर लूंगा, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, है ना, शॉर्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ पेज नंबर 76 पर, जो इंग्लिश बुक वाले हैं पेज नंबर 76 पर, और जो हिंदी बुक वाले 84 पर आ जाओ। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, 4 पॉइंट्स ईच। ये तुम्हारा टास्क है, तुम खुद करोगे, हाँ जी खुद करोगे। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि मैंने स्पीड और वेलोसिटी पे बहुत टाइम दिया, तुम्हें बहुत टाइम दिया यार, 4 पॉइंट लिखना कह रहा खाली, मैं तुम्हें बहुत बता दिए। सोचो, फॉर्मूला भी लिख सकते हो, दोनों का भी फॉर्मूला भी अलग है, एक पार्ट डिपेंडेंट है, एक पार्ट इंडिपेंडेंट है, और इसका मतलब यूनिट दोनों की सेम है, लेकिन दोनों काम अलग अलग है ना, एक यूनिट, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी, 3-4 तो मैंने बता दिए यहाँ खड़े होके। ठीक है, जिसने वीडियो नहीं देखी देखो और इस सवाल को खुद से करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाँ, जो कि मैंने बहुत बार बोला है कि वेलोसिटी और स्पीड कब कब बराबर होंगे, चाहे एवरेज हो, चाहे एवरेज हो, चाहे खाली पूछ रहा हो कि स्पीड क्या है, स्पीड और वेलोसिटी कब बराबर होंगे। तो मैंने बताया था डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, तो ये भी तो मैं खुद ही करना था, लेकिन मैंने कर दिया, तो मैं बता देता हूँ। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। बहुत ही सिंपल आंसर लिखा मैंने, बहुत ही प्लेन आंसर लिखा, कोई फालतू बकैती नहीं करी है इसमें, एक प्लेन आंसर लिखा है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसका आंसर मैंने जो समझ में आया था मैंने ये लिखा था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब फोर्थ पे आ जाओ, तो जो कह रहा है, यदि कोई पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसने दे रखा है, यदि वो बिना डायरेक्शन को चेंज करे चलता रहेगा, तो उसका मोशन कैसा होगा, तो उसका पाथ कैसा होगा, तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। ये मैंने आंसर इसमें मेंशन कर दिया। क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, लेकिन फिर भी अंदाज लगा के मैं क्वेश्चन को गैस कर रहा हूं। अब आ जाओ पांचवा जो था, पांचवे में स्पीड ऑफ लाइट दे रखी थी शायद से, और टाइम दे रखा था, तो डिस्टेंस बताना था, है ना, बहुत सिंपल सवाल है यार, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना, सीधा सीधा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है। टाइम 5 मिनट दे रखा है, सेकंड में कन्वर्ट करो, 5 × 60 300 सेकंड्स हो गए। और डिस्टेंस निकाले तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यदि डिस्टेंस निकालिए तो नीचे से टाइम उधर भेज दो, या फिर टाइम से दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कर दो, अपना सेट हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम,
तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 इंटू 300। 10 रेज़ टू द पावर 8 को अलग रखो और देखो दिखा देता हूं, जो पेज नंबर 76 पर दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। इसमें स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट 3 मतलब दे रखी है 3 होती है मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम दिया है हमने वो दिया है 5 मिनट का। अब मैं 5 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो इंटू 60 सेकेंड्स, 300 सेकेंड्स। अब क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस निकालनी है। चलो आगे डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस निकालो। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस निकालना है तो दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक है, अगर समझ में स्पीड क्या रखी है 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 इंटू, चलो मीटर पर सेकंड लगा लो, देखो तुम्हें यूनिट भी काट के दिखाऊंगा। टाइम क्या होता है, क्या रखा है 300 सेकेंड्स। चलो ये करेक्शन यही कर देता हूँ ऊपर, करेक्शन क्या, एक सिंपलीफिकेशन, 300 सेकंड को मैं 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 सेकंड लिख सकता हूँ। 2 जीरो मतलब चला दी 10 की घात में, इधर लाओगे तो तब भी 3 से ही होगा। तो इसको ये मैंने इसलिए किया कि मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी रहेगी। 10 रेज़ टू द पावर 2 सेकंड, सेकंड से सेकंड उड़ा दिया, ठीक है। क्या निकाला डिस्टेंस, तो 3 की 3 से कर दो 9। अब मल्टीप्लिकेशन में एक फॉर्मूला तो याद ही होगा, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। ये एक और फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, मैंने यहाँ पे फिर से बता दिया, मतलब यहाँ ही बता दिया, मैथ्स वगैरह मैंने पढ़ाई है, यहाँ पे फिर से बता दिया मैंने इसको। अब इसको क्या करूंगा मैं, 10 दोनों तरफ सेम है, पावर को ऐड कर दिया, 10 रेज़ टू द पावर 10 मीटर। ये हमारी डिस्टेंस आ गई। इतना सिंपल क्वेश्चन था, मैंने फिर भी इसमें टाइम ले लिया तुम्हारा, ठीक है। अब आ जाओ, और एक और चीज जो कि मैंने एक्सप्लेन नहीं करी, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, वो मैं बता देता हूँ एक बार, ध्यान आ मुझे। तो यूनिफॉर्म मोशन बेसिकली वो मोशन है जिसमें आपकी डिस्टेंस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के हिसाब से चेंज नहीं होती। मान लो मैं 5 सेकंड के लिए चला, 0 से 5 सेकंड, 5 सेकंड तक चला, और 5 सेकंड मैंने 500 मीटर चले, तो जो अगले 5 सेकंड होंगे 6 से 10 तक के बीच में, तो वहां पे भी मैं 500 ही चलूंगा। उसके बाद जितने ऐसी टाइम इंटरवल लेते मैं सेम टाइम इंटरवल लेता था, 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, और हर 5 सेकंड में मैं 500 मीटर 500 मीटर 500 मीटर 500 मीटर ही चलता जाऊं, तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा। आ रही समझ में। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, सेम टाइम इंटरवल्स में डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी। मान लो पहले 5 सेकंड में 500 मीटर चला, तो अगले 5 सेकंड में मैं 200 ही चला, फिर अगले 5 में मैं 300 चल गया, और फिर अगले 5 में मैं 1000 चल गया। आ रही बात समझ में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन टाइम इंटरवल सेम ही रहेगा, लेकिन अब आपकी डिस्टेंस सेम नहीं रहेगी। हर टाइम इंटरवल के हिसाब से अब आपकी डिस्टेंस कुछ और आएगी। आपने स्पीड के साथ छेड़खानी की अपनी, कभी तेज करो कभी हल्की करो, कभी तेज करो कभी हल्की कर रहे हो, तो उस वजह से आपकी डिस्टेंस कभी आप कम कवर कर रहे हो उसी टाइम इंटरवल में, कभी ज्यादा कवर कर रहे हो। ये यूनिफॉर्म मोशन था, यही नॉन यूनिफॉर्म मोशन था। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। ये मैंने नोट में पहले मेंशन कर रखा है, पहले पेज पे जब मैंने मोशन पढ़ाया है तो पहला पेज मोशन का ही है, मोशन फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन फिर यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद अगली चीजें। और इसीलिए पेज नंबर मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात होगी। पेज नंबर 77 खोलो इंग्लिश बुक वाले, और हिंदी बुक वाले 85 खोलो। बोल लिया 77 बोल लिया, और हिंदी वालों ने 85, ठीक है। तो जो आपका पहला सवाल है उसमें पूछा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। तो बता देता हूं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो है जब आपकी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो भी, मतलब जैसे पहले डिस्टेंस चेंज हो रही थी इक्वल टाइम इंटरवल में, ऐसे ही वेलोसिटी भी चेंज होगी इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल वेलोसिटी का चेंज होगा इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में। यानी कि 5 सेकंड में यदि 5 का चेंज आया तो अगले 5 में भी 5 का ही चेंज आएगा, उससे ज्यादा नहीं।
when the velocity of a body changes by equal amounts in equal interval of time, the body is said to have uniform acceleration. क्लियर? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे आ जाओ। आज में वही है, जब आपके हर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के हिसाब से अब आपकी जो वेलोसिटी है वो सेम ना रहे, है ना? When the velocity of a body changes by unequal amounts in equal intervals of time, the body is said to have non-uniform acceleration. Clear? अब सॉल्यूशन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली मेरे पास वैल्यू है तो मैं वैल्यूज के साथ खेलता हूं। रफ कर देता हूं पहले। जब हम पढ़ा करते थे कोचिंग 9th में, तो हमारे तो दूसरे से मिटाया करते थे। चलो रेडी रेडी रेडी। तो मैं वैल्यूज जो मेरे पास है मैं उनको लिख लेता हूं। चलो इनिशियल वेलोसिटी जो हम u बोलते हैं वो दे रखी है हमें 80 किलोमीटर पर आवर। जो फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखी है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। t बराबर है 5 सेकंड। तो हमसे एक्सेलरेशन पूछा है, यानी कि बेसिकली इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज आ गया। तो अब इन सवालों में हम करेंगे महारत हासिल। महारत हासिल मतलब अब इन सवालों का फॉर्मेट, पहले सवाल रीड करो, स्टेप्स, इक्वेशन ऑफ मोशन के अब सारे कंफ्यूजन दूर, स्टेप्स लिखो और मास्क बल्कि यार पहला क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को रीड करो, खोपचा बना के लिखना। हमारे साथ खोपचा बना के लिखा करते थे ये, और बेसिकली उन्होंने हमें ये 11th में इसका हमने 11th में सीखा। यदि हमें पहले ही सिखाया होता तो हम बहुत अच्छा करते। खैर अच्छा तो तब भी किया था क्योंकि हमारे साथ फिर भी बहुत अच्छे थे 9th 10th में जिन्होंने पढ़ाया था। क्वेश्चंस को पहले रीड करो, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन को पहले रीड कर लिया तुमने, क्वेश्चन को रीड कर लिया, ठीक है? उसके बाद क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है वो लिखो। तीसरा क्या क्या गिवन है वो लिख लिया। अब ये देखो क्या क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। अब तुम्हारे पास ये 3 तीर है इक्वेशन ऑफ मोशन के। अब तीनों तीर में से अब उन वैल्यू को सोचो और एक एक तीर करके मारो। अब इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू तीर, तीर बोल दिया मैंने। अब तीर चलाओ, ठीक है? यूनिट कन्वर्जन का ध्यान जरूर से रखना। जैसे u दे रखा है 80 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में, हाँ यदि क्वेश्चन में अलग से मेंशन कर दे कि हमें किलोमीटर पर आवर में ही आंसर चाहिए तो इस सेकंड को बदल देना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो दो क्वांटिटी हमारे पास किलोमीटर पर आवर में रखी है, तो इसको भी सेकंड में क्यों लेना, तो उसको भी आवर में बदल दो, इसको 60 से डिवाइड कर देना तो मिनट में हो जाएगा। फिर एक बार और 60 से डिवाइड करना, यानी 3600 सेकंड से डिवाइड कर देना 5/3600, तो ये आपका आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। 1 किलोमीटर मान ली 1 किलोमीटर और 1 आवर है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60। कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। 0 से 0 डालो, 10/6 36, 6 6 36। इसको कैसे कर सकते हो, 2 से काटना, 2 5 10 और 2 8 2 18 36 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, कन्वर्ट हो गया आपका मीटर पर सेकंड में। तो जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना वैल्यू को। और यदि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो क्या करोगे, इसका उल्टा कर देना, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। मैं एक बार करके बताता हूं। जैसे 80 किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर की हमने वैल्यू क्या निकाली, किलोमीटर पर आवर की वैल्यू क्या निकाली, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो अब पहले यहां से मीटर में इसको मीटर पर सेकंड बदल देते हैं। 2 9 2 4 ये आएगा 209 मीटर अपॉन सेकेंड। अच्छा, अभी इसको मुझे यदि किलोमीटर पर आवर बदलना है 200/9 तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, करो ये आएगा 40, ये आएगा 3 3 9, ये आएगा 3 6 18, 3 2 6, 80 किलोमीटर पर आवर। ये देखो तुम्हारे साथ यूनिट कन्वर्जन मैंने कर दिया, इनसे डरना बिल्कुल मत। यूनिट कन्वर्जन बहुत आसान होगी यदि मेरे साथ ऐसे ही करोगे। 80 किलोमीटर पर आवर था, किलोमीटर पर आवर की वैल्यू हमने यहां से निकालनी, किलोमीटर पर आवर की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो हमने यहां रख दी, तो मीटर पर सेकंड में हमारा वैल्यू निकल के आ गई, हमारी वैल्यू निकल के आ गई। और यदि मुझे मीटर पर सेकंड में दे रखा है, अब मुझे किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो मैंने इस वैल्यू को उल्टा कर दिया, पलट दिया, तो मेरे किलोमीटर पर आवर में आंसर आ गया। समझ गए? तो सवाल पे चलते हैं। अब इन सवालों में एक ही डॉट देना चाहूंगा, यदि यहां पर आवर दे रखा होता, यदि यहां पर भी आवर मेंशन होता तो हम किसी की यूनिट नहीं बदलते, पहले डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद एंड में यदि वो हमसे पूछता कि मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए हमें, तो मीटर पर सेकंड में आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, तब हम मीटर पर सेकंड में आंसर निकाल देते हैं। चलो देखते हैं। अब यहां पे चूंकि सेकंड में दे रखा है, इसको अभी हमने निकाला था तो 200/9 आया था मीटर पर सेकंड। अब ऐसे इसको निकाल लो, तो इसको कैसे निकाला, तो चलो मैं यहां निकाल लेता हूं। 60 × 5/18 is equals to 2 9 are 18, 2 3 are 6, 5 3 are 15, 19। ये आया था, ये आ गया 150 divided by 9 मीटर पर सेकंड। अब देखो इसे सेकंड में, मीटर में, ये सेकंड में। अब आ जाओ, पूछा गया एक्सेलरेशन। अब सोचो कौन सा तीर लगाना है, कौन सा तीर लगाना है। पहला तीर क्या है, v बराबर u प्लस v दे रखा है, u दे रखा है, t दे रखा है, क्या चाहिए a, लगा दो, छोड़ दो। v बराबर u प्लस 18, v की वैल्यू 150/9, इसकी वैल्यू 200/9 प्लस a, t ये तो देखा 5। आ जाओ, इसको इधर ले लो या इसको इधर ले लो, एक ही बात है, इसको 5a आगे कर लेते हैं, इससे कंफ्यूजन हो सकती है। तो 150/9 माइनस का 200/9 इज इक्वल टू 5a। 9 फैक्टर सेम है, ठीक है, ऊपर 150 माइनस 200 इज इक्वल टू 5a। यह आ जाएगा माइनस का 50/9 इज इक्वल टू 5a। दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस का 10/9 इज इक्वल टू a। फिर से सवाल खड़ा होगा कि ये माइनस क्यों आया। एक्सेलरेशन की परिभाषा क्या थी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी कैसी राशि थी हमारी, कैसी क्वांटिटी हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा हमारा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आएगा, इसका मतलब माइनस से नहीं घबराना। माइनस का मतलब क्या हुआ, यदि पार्टिकल आगे, यदि आपने पॉजिटिव माना था तो पार्टिकल आगे नहीं गया, यदि आगे गया भी तो अब उसकी स्पीड कम हो रही है। ये माइनस इस चीज को दिखा रहा है कि उसकी स्पीड कम हो रही है। यदि माइनस नहीं आता तो इतने से इंक्रीज करती, लेकिन यहां पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। यहां पर डिक्सेलरेट हो रहा है, वो यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है। पहले पार्टिकल
अपनी पोजीशन पे चल रहा था, तेज से चलता जा रहा था, फिर अचानक से रिटार्डेशन चालू हुआ, कितने का हो गया -10/9 का रिटार्डेशन चालू हो गया। इसके डिवाइड करोगे तो 1.111111 आएगा। बेसिकली उसकी कोई जरूरत नहीं, यही छोड़ देना, इतना ही बहुत होता है। समझ में आ रहा है? आ रहा है? ये वीडियो लंबी होने वाली क्योंकि न्यूमेरिकल्स की सीरीज है। चलो ये हो गया। चलो सॉल्यूशन नंबर 3, मतलब सवाल नंबर 3। जो सवाल नंबर 3 पर, अब इसमें कह रहा है कि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। सवाल को पढ़ो तो पता चलेगा कि इसमें ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और v की वैल्यू दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। फिर से यही कहूंगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करो। 40 देंगे, यहाँ पे 40 इमेजिन करो, यहाँ पे 40 है, इमेजिन करो 40 है, 40 है, 40 है, 5 मिनट 18 9, यहाँ पे कितना आएगा 40 20 5 नहीं 10 100/9, यहाँ पे कितना आएगा 100/9 मीटर पर सेकंड। टाइम दे रखा 10 मिनट का टाइम, मिनट को सेकंड में बदलो 10 मिनट यानी 10 × 60 सेकंड्स, तो 600 सेकंड्स हो गए हमारे पास। एक्सेलरेशन निकालना है, फिर से वही पहली इक्वेशन लगेगी, यहाँ पर तीर देखो तीर मारो, तीर इक्वेशन को यहाँ पर अपने सामने रख लेना या फिर अपने बगल में रख लेना, यदि सामने नहीं चिपका सकते तो ठीक है, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन को रटो मत, उसे सामने रखो, ऐसे करके ऐसे करके रखो सामने, ठीक है। जब वो सामने होगी तुम्हारे तो तुम उसे देख देख कर लगाओ, देख देख कर लगाओ। क्या क्या दे रखा है, यू दे रखा है, वी दे रखा है, एस दे रखा है, क्या पूछा है, टी पूछा है, ए दे रखा है, नहीं दे रखा, तो ए निकाल लो पहले इक्वेशन से। यदि टी गिवन है तो टी नहीं गिवन है, ए दे रखा है तो टी निकालो किसी भी इक्वेशन से, दो में टी आता है। और एक महत्वपूर्ण सी चीज बताऊं, यदि टाइम मेंशन नहीं है, टाइम मेंशन नहीं है तो हमारे पास ऐसी कौन सी इक्वेशन जिसमें टाइम नहीं आता, थर्ड इक्वेशन, v बराबर u प्लस 80, ओ सॉरी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, ये तीसरी वाली। तो सबसे बढ़िया क्या है, v दे रखा है, u दे रखा है, a दे रखा है, s निकालना है, टाइम है नहीं, थर्ड वाली लगाओ, थर्ड वाली लगाओ, क्योंकि एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें t नहीं आता, ठीक है, वो थर्ड वाली हमारी है, और दो में t आता है, और दो इक्वेशन ऐसे जिसमें s आता है, ये डिस्प्लेसमेंट आता है, एक में s नहीं निकाल सकते, आप डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते, है ना। एक्सेलरेशन तीनों में आता है, खत्म। पेज नंबर 81 इंग्लिश बुक में खोलो, पेज नंबर 90 हिंदी बुक में खोलो, ये बुक के अंदर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराया मैंने। अब आ जाओ, पहला सवाल ग्राफिकल बेस्ड है, यदि यूनिफॉर्म मोशन होगा पार्टिकल का या किसी भी चीज जो उसमें मेंशन होगी क्वेश्चन में, तो उसका पाथ कैसा होगा, तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, या उसके ग्राफ में कैसी लाइन दिखेगी, स्ट्रेट लाइन दिखेगी। नॉन यूनिफॉर्म के लिए कर्व लाइन दिखेगी, जैसा मैंने बताया था ना, कर्व लाइन होगी, कर्व लाइन। चले आगे चले, सेकंड में ऑब्जेक्ट एट इज एट रेस्ट आएगा, आंसर वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 आएगी। क्यों थी मुझे नहीं पता, सवाल मुझे याद नहीं है, सवाल पढ़ लेना, इसका आंसर मैंने बोल दिया। थर्ड सवाल पे आ जाओ, इसके लिए स्पीड कांस्टेंट रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और हाँ एक बात बता दूं, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हमारा ऑलवेज 0 है, यदि डायरेक्शन सेम है और स्पीड भी यदि 0 है, स्पीड भी यदि कांस्टेंट है तो भी एक्सेलरेशन 0। डायरेक्शन बदल रही है तो हम नहीं कह सकते, यदि डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन नहीं बदल रही है, यदि स्पीड वेलोसिटी में से कुछ भी गिवन है और यदि वो कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन बेधड़क 0 मार देना। टोटल डिस्प्लेसमेंट चौथे वाले का आंसर है मेरे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी वो यही पूछ रहा है मेरे हिसाब से कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको क्या देगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा। पेज नंबर 92 आ जाओ, हाँ ये वाला जल्दी खत्म हो गया। पेज नंबर 92 हिंदी बुक में, पेज नंबर 82 से 83 दोनों पेजेस पे इसके क्वेश्चंस हैं इन इंग्लिश बुक में। आ जाओ, इसमें भी देखो मैंने मेंशन कर रखा है कौन सी लगानी है, उसके लिए ये तीर मारो। गिवन क्या है, पूछ क्या रहा है और किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं, ये देखो, और ठोक दो इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत ही अच्छे से करना है यार, बहुत मेहनत लगी इन्हें बनाने में, कम से कम मैंने आधा महीने का समय लिया इसको बनाने में, तब जाके स्क्रीन के सामने आ रहा तुम्हारी। तो चलो पहला सवाल होमवर्क खुद से करना, पढ़ना इसको,
और इसमें मैंने आंसर लेकिन कर रखा है, ठीक है, मैंने होमवर्क यहाँ से बोल के दिया क्योंकि मैं ये लगातार ऐसे सॉल्यूशन बोलूंगा उसमें मजा नहीं आएगा ना, ठीक है। एक पांचवा सवाल जरूर देख लेना, तुम्हारे समझ में शायद ना आए। चलो मैं पांचवा सवाल एक बार इसमें दे रखा है, मैं डायग्राम बना देता हूँ डायरेक्ट। ये बॉल है, ये जा रही ऊपर, कितने से जा रही, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड, 5 मीटर पर सेकंड। ये कुछ हाइट पर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, ये तो इसकी मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर नीचे आने वाला सिनेरियो हम नहीं काउंट करते, ये पूछ रहा है। ये जब वापस आएगी, चलो कर देता हूँ, पूरा डायग्राम बना देता हूँ। गिरेगी तो इसी प्लेस पर ही, क्योंकि हमने कोई एक्स एक्सिस में कोई वो नहीं दी वेलोसिटी, गिरेगी इधर ही, लेकिन डायग्राम बनाया इसलिए ऐसा है जिससे हमें हर चीज क्लियर रहे, ठीक है। वो होगा इसका हाईएस्ट पॉइंट। तो मान लो तुम खड़े हो, स्कूल में तो बहुत खेले हो गए, सरकारी स्कूल वाले तो जानते हैं यार, वो तो उनके पीरियड जब भी फ्री होता है गेम लिया, क्या चीज खेलते हैं, हवा में फेंकी, हवा में फेंकते हो तो क्या वो ऊपर चलती चली जाती है, नहीं ना, एक टाइम पर रुकती है, ऊपर रुकती है, रुकती है मतलब वेलोसिटी उसकी जीरो होती है, तभी वो नीचे आती है वापस। अब वेलोसिटी जीरो होने का कारण क्या है, आपने यहां से ऊपर फेंका तो ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कम होगी। लेकिन डाटा को आसान रखने के लिए हम 10 मानते हैं, और हाँ एग्जाम में अलग से मेंशन भी होता है कि जी की वैल्यू यहाँ पर 10 लेनी है। यदि ये मेंशन नहीं होता है तो 9.8 लेते हैं, यदि मेंशन होता है तो 10 ही लेते हैं, वो 10 ही मेंशन करके चलता है क्योंकि कैलकुलेशन आसान रहती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर जी की वैल्यू 10 दे रखी है, हमें डाटा पे दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u बराबर 5 मीटर पर सेकंड। फिर जो हमारे टीचर ने हमें 11th में सिखाया था वो भी सिखाऊंगा, नाम भी नहीं लूंगा सर का, अभी सबके साथ टेस्ट होगी थोड़ी सी कुछ, ठीक है, ऑनलाइन ही पढ़ रहा था मैं भी। और वी वेलोसिटी फाइनल क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, उसके बाद जब नीचे आएगा तो नीचे आने के लिए तो पहले वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए ना ऊपर, तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगी, पार्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी, ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमें निकालना है एस, यानी मैक्सिमम हाइट, और एक टी, जी दे रखा है, हम एक्सेलरेशन का जी से रिप्लेस कर देते हैं। एक ही बात है, वो भी एक्सेलरेशन ये गुरुत्वीय त्वरण है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स है जी। नेगेटिव क्यों माना है, क्योंकि मैंने मान लिया ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, नीचे जी लग रहा है, तो हमने इसके लिए नेगेटिव मान लिया क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। हमने ऊपर पॉजिटिव मान लिया क्योंकि वेलोसिटी ऊपर जा रही थी तो हमने ऊपर पॉजिटिव मान लिया, लेकिन ऊपर नेगेटिव मान लूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये तो जीरो कोई फर्क नहीं है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। उससे भी करके दिखाऊंगा, अभी आंसर सही नहीं आएगा। मेथड 2, मेथड 1, मैंने ऊपर पॉजिटिव माना है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना है, इधर मैं नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लूंगा, ठीक है। दोनों से आंसर कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, u बराबर -5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी बराबर 0 मीटर पर सेकंड, s निकालना है, t निकालना है, g हमारा यहाँ पर जाएगा प्लस का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाओ आगे, अब देखो कौन सी इक्वेशन लगानी है, हमें पहले t निकालना है, उसके बाद ये s निकलेगा, v दे रखा है, u दे रखा है, g दे रखा है, डायरेक्ट s भी निकाल सकते हैं, कौन सी, तीसरी से। देखो देखो खेलना सीखो, खेलना सीखो, देखो u दे रखा है, v दे रखा है, g दे रखा है, s निकालना है तीसरी, क्योंकि उसमें तो t की जरूरत ही नहीं है, t हमें पता भी नहीं है, लगाओ सीधा तीसरी, s निकल के आएगा। दूसरी, पहले टाइम निकाल लो, पहले टाइम निकाल लो, उसके बाद निकाल लेना।
लेकिन मैं क्या करता हूँ, पहले एस निकाल लेता हूँ थर्ड वाली से। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as 2as। तो वी स्क्वायर अभी मैं ऐसी वैल्यू पुट करता हूँ, प्लस का 2gs, ए की जगह जी आ गया। वी स्क्वायर की क्या की वैल्यू 0 है। यू स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस प्लस, तो जी की वैल्यू -10, एस हमें निकालना है। ये माइनस बाहर आएगा, माइनस का 20s 25, 20s इज इक्वल्स 25, s इज इक्वल्स टू 25/20। इसको 2 × 10 लिख लो, इसको काटो, क्या है 2 × 2 2 2 = 4.5 डिवाइडेड बाय 10, 0 आ गया 1.25, क्या निकलेगा मीटर। मैक्सिमम हाइट इसकी 1.25 मीटर होगी। अब यदि मुझे टाइम निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, टाइम निकालूंगा कैसे निकालूंगा, पहले इक्वेशन से निकालूंगा। अब तो एस भी आ गया तो दूसरी भी लग जाएगी, देखो देखो दूसरी भी लग रही है। अब यहाँ पे पहली निकाल ली, एस निकाल लिया हमने। अब देखो एस निकालने के बाद हम पहले भी लगा सकते हैं, क्योंकि एस तो हमें पता नहीं है, टी में पता नहीं था, टी में पता नहीं है, तो टी निकल जाएगा क्योंकि जी भी यू दे रखा है। एस निकालना तब भी निकल जाएगा क्योंकि टी हमें नहीं पता, लेकिन थर्ड वाली में टी आता ही नहीं है, तब भी निकल जाएगा। चलो चलो अभी चलो, अब मैं यदि टी निकालूं, पहली वाली से निकाल देता हूं, तो v बराबर क्या होगा, v 0 है, u कितना है 5 है, एक्सेलरेशन कितना है -10 t, tan t इज इक्वल्स टू 5, t इज इक्वल्स टू 5/10 इज इक्वल 0.5 सेकेंड। आगे समझ में, tan है 0.1 के बाद, आगे समझ में। मैं चाहूं तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन मोशन में लगा सकता था, s बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर, ठीक है, लेकिन उसमें t की टर्म ज्यादा आ रही थी, मैंने t ही निकालना था, तो इसलिए मैंने पहले इक्वेशन को चुना क्योंकि उसमें t के बाद आया, आसानी हो गई। आ जाओ एक बार इसको देख लो अच्छे से, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी पड़ेगी, इसको ऐसे रहने दो, मैं इधर वाला मिटा देता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे दूसरा सिनेरियो ऐड कर दिया मैंने, नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लिया है, ठीक है। आ जाओ, क्या निकाल लोगे, पहले थर्ड लगाते हैं, डायरेक्ट थर्ड लगाते हैं, इसमें थर्ड लगाते हैं, चलो थर्ड लगाए, वी स्क्वायर इसमें भी 0, यू स्क्वायर -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप भी चलो पूरा लिख देता हूँ, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as -5 प्लस का 2 20 का उसको ना 20s। अब आ जाएगा इधर ले आओ, 20s माइनस का हो गया, ये कितना हो जाएगा 25, एस बराबर माइनस का 25/20 इक्वल टू माइनस का 1.25। ये माइनस का दिखा रहा है, हमने नीचे पॉजिटिव माना था, लेकिन पार्टिकल तो ऊपर गया है ना, जमीन में तो नहीं धस गया हमारा पार्टिकल, हमारा ऊपर गया, तो माइनस ये दिखा रहा भाई साहब, आपने नीचे की तरफ जो डायरेक्शन मानी थी वो ऊपर की तरफ है, आपने गलत डायरेक्शन मान ली है, पार्टिकल आपको ऊपर डायरेक्शन में गया जबकि आपने नीचे पॉजिटिव मान के रखा हुआ है, क्या बात है ये, है ना। देखो मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जो साइन है ये हमें बस ये दिखा रहा है कि भाई साहब आपने जो डायरेक्शन मानी वो उस डायरेक्शन के अपोजिट गया है, आपने नीचे पॉजिटिव मानी लेकिन पार्टिकल नीचे नहीं गया, जमीन में नहीं धस गया जाकर के, वो आसमान में गया, ये माइनस दिखा रहा है यहाँ पे। बाकी देखो वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, टाइम निकालोगे वो भी यही निकल के आएगा, ठीक है। चलो अब मैं अपना तरीका जो मेरा हमेशा में सिखाया था 11th में, ये जब देखो नीचे ग्रेविटी कितने से खींचेगी, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से खींचेगी, 10 मीटर पर सेकंड
पर सेकेंड। वेलोसिटी हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कम होगी। तो चलो 5 से फेंका, खींचेगा कितने से? 10 से, ठीक है। 5 जाना 5 आना, पूरा सेकंड 1 सेकंड का, क्योंकि 5 जाएगा 5 आएगा, 10 से वो नीचे खींच रहा है तो ज्यादा जा ही नहीं पाएगा, जाएगा नीचे आ जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड में उसे 10 मीटर नीचे खींचना है। 5 से फेंका आपने तो 5 मीटर ऊपर जाएगा, 5 मीटर नीचे आ जाएगा, 10 मीटर। 1 सेकंड का टाइम लेगा इसी चीज में, तो 1 सेकंड का उसने टाइम ले लिया। जितनी देर में गया उतनी देर में आ गया। यदि 1 सेकंड पूरी जर्नी में लगा तो जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में लगेगा। तो जाने में कितना टाइम लगेगा? 0.5 सेकंड, आने में 0.5 सेकंड लगेगा, तो 1 सेकंड होगा। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलो डायग्राम बना देता हूं। 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड, ठीक है। अब यदि मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो उसके लिए कोई सी भी इक्वेशन लगा लो। यदि यहां से तुमने टाइम निकाल लिया तो ये टाइम निकालने की ट्रिक बताई मैंने। हाइट के लिए तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करना पड़ेगा। अब यदि मैं मान लो मैं 10 से फेंकता 1 सेकंड में 10 का, 10 से फेंका है तो 2 सेकंड में 20 कम, 10 जाना 10 आना, 20 कम हो जाएगा। तो 2 सेकंड का टाइम लगा। 1 सेकंड जाना 1 सेकंड आना, जाने का टाइम 1 सेकंड। तो 1 सेकंड के बाद वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। तो आप अपनी हाइट निकालो, कोई सी भी क्वेश्चन क्वेश्चन ठोक दो, नीचे की तरफ ग्रेविटी बात कर देगी 10 से, क्योंकि मैंने 10 वैल्यू मानी जी 9.8 मानूंगा तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करूंगा, दैट्स इट। सो आई होप मजा आ रहा होगा। सोना मत, खत्म। अब आएगा मजा। अब अपने अंदाज और अपने लेवल के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो तुम खुद ही से ही करोगे। क्यों ऐसा कह रहा हूं? वो तुम्हारे लिए होमवर्क है। जो बुक के एक्सरसाइज है तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्या है? क्योंकि उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके आंसर की में दे रखे हैं पीछे। इनके जो बुक के अंदर क्वेश्चन होते हैं इसके आंसर नहीं दे रखे होते हैं कहीं पे भी, तो इसीलिए मैंने इनको सॉल्व करा दिया। लेकिन जो बुक के अंदर आंसर अलग से एक्सरसाइज दे रखी चैप्टर की खत्म होने के बाद, उसके आंसर तुम्हें आंसर की में मिल जाएंगे। उसको तुम खुद से ट्राई करोगे, खुद से, और कमेंट में करोगे सर हो गए। और यदि किसी सवाल की दिक्कत आए तो सवाल नंबर बता देना मुझे, मैं उसके अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक। तो चलिए, आई होप जरूर से बहुत मजा आएगा न्यूमेरिकल के साथ, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। तो चलते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, नेक्स्ट लेसन आज का लेसन नंबर 2, कभी भी अपनी नॉलेज को अपने तक मत रखना। यदि तुम्हें यहाँ से मैंने कुछ सिखाया, यदि तुमने कहीं और से कुछ सीखा है तो स्कूल में ये मत सोचना कि यदि मैंने पढ़ लिया, मैंने इसे बता दिया तो आगे निकल जाएगा। यार कंपटीशन करने के लिए लेवल का भी तो होना चाहिए। मान लो तुम ही सबसे आगे हो गए और तुम खुद ही एक ऐसे रूम में बैठे हो जब तुम ही तो रखा हो, यानी तुम ही हेड हो और सब कुछ कुछ आते हैं, तो वो रूम तुरंत छोड़ दो। क्योंकि उस रूम में बैठने कोई फायदा नहीं है। सब तुमसे नीचे हो तो तुम्हें भी सब नीचे खींच लेंगे। हमेशा उस रूम को चुनो जिसमें सब तुमसे ऊपर हों और वो भी तुम्हें अपने साथ ऊपर खींचे, ठीक है। तो हमेशा अब जो भी तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है उसमें खुद सोचो क्या मेरे से होशियार मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं। यदि हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनसे सीखो समझो। और यदि नहीं है, तुम ही सबसे होशियार, यदि तुम उसमें निकल के आते हो तो तुम उस ग्रुप को तुरंत छोड़ दो और जो तुमसे ज्यादा जानने वाला हो, जो ज्यादा जानता हो, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वो ज्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि वो तुम्हें और नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, तुम्हें और ऊपर बढ़ाएंगे। क्योंकि जिस जो अब तुम लोअर लोगों के साथ बैठोगे तो तुम छोटा तो सोचोगे, और जब बड़ी सोच रखने वाले के साथ बैठोगे तो बड़ा ही सोचोगे। और ये हर बड़े बिजनेसमैन का पुराना एक्सपीरियंस रहा है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इन सब के बारे में पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, तो वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। और इस एग्जाम्पल को हमेशा ध्यान रखना। यदि मेरा तुम्हें अच्छा लगता है तो इसको भी और जगह शेयर करना, जिससे और लोग भी और अच्छा कर सके और तुम्हारे साथ कंपटीशन बराबरी का हो, ठीक है। तब पता लगेगा कि असली नॉलेज किसकी अच्छी हुई, तुम्हारी या तुमने जिसको शेयर करी उसकी। ये बहुत अच्छी बात है, इसे शेयर करना, सब जगह फैला दो यार, जल्दी से फैलाओ, मजे करो। चलो टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं लेक्चर 7 जिसमें अपने अंदाज के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें मैंने खुद क्वेश्चन बनाए हैं। और ये क्वेश्चन मेरे नोट में भी मेंशन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, मेरे हाथों से बनाए हुए, तो ये क्वेश्चन मुझे लिखने भी पड़े, ठीक है। उसी में से मैं अपने क्वेश्चन को निकालूंगा, उसी में से ही कराऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किया है।
चलिए मिलते हैं, टेक केयर अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7।